So what I'm talking about today basically. Number one, this is the benzene ring, and if this benzene is having any substituent attached to it, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऑलरेडी ग्रुप मौजूद है तो नाउ इट विल शो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. बेसिकली ये आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल को अपनी मर्जी से प्लेस करेगा. बेसिकली 5 पोजीशंस आर लाइंग वेकेंट ओवर हियर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, एक तो सॉरी, ये डायरेक्शन देगा उसको कि उसने कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है. नंबर 2, ये ग्रुप या तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा या बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा. ये 2 काम करता है अगर कोई भी ग्रुप, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट दैट इज प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग. अब देखें, पहली तो बात यह है कि बेंजीन रिंग एक्टिवेट कैसे होती है या डीएक्टिवेट कैसे होती है. बेंजीन रिंग मोस्टली हैप्पीली इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल. बेंजीन रिंग बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करती है. यानी मैंने आपको बेंजीन रिंग के 5 रिएक्शन पढ़ाए, उनमें से 4 रिएक्शन ऐसे थे जिसमें बेंजीन रिंग सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर रही थी. तो बेसिकली उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड की थी. अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं बेंजीन रिंग के अंदर तो वो अल्कीन की तरह का रिएक्शन होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, वो एडिशन होगा. बाकी बेंजीन यू कैन से कि 90% आपको ऐसे रिएक्शन शो करता है जिसमें वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपना H सब्स्टिट्यूट करता है और इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर लेके आता है. तो बेंजीन रिंग एक्सक्लूसिवली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये अपने रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एंड सो ऑन. द नेक्स्ट थिंग इज, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो ये बेंजीन रिंग को हम बोलते हैं इट हैज बीन एक्टिवेटेड. ये एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा. इट विल बी मोर अपीलिंग फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. रेडिली इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल. ये फिनोमिना जल्दी होगा क्योंकि इसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज है. पहले पाई बॉन्ड फिर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में है, तो यस दे आर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, बट जब फुल फ्लैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा तो वो रैपिडली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को. तो उस सूरत में बेंजीन एक्टिवेट हो जाएगा. तो बेसिकली कोई भी ऐसा ग्रुप जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, उसको एक्टिवेटर ग्रुप कहा जाता है. और जो एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, वो अक्सर बेंजीन रिंग पर नए आने वाले मेहमान को 2, 4, 6 पोजीशंस पर बिठाते हैं. नया आने वाला ग्रुप या तो 2 पे बैठेगा, 2 और 6 पे, और 4 पे बैठेगा. इसका दूसरा नाम है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. अब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है, मैं दोबारा एक दफा यहां पे ड्रा कर रहा हूं. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई अगर है ऑलरेडी, तब ये पोजीशन होती है, वरना नहीं होती. तो फिर इसके इमीडिएटली जो 2 नेबर्स हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थो. दीज आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशंस. इन दोनों पोजीशन को हम ऑर्थो बुलाते हैं. एक्स की जो सामने वाली पोजीशन है, इसको हम पैरा पोजीशन बुलाते हैं. और जो पोजीशन बाकी बच गई हैं, ये 2 पोजीशन जिसको मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूं, इन पोजीशन को हम मेटा बुलाते हैं. ये पुराना नॉमेनक्लेचर है, बट इट्स स्टिल वैलिड. तो आपको ये याद रखना है, जो पोजीशन, जो ग्रुप लगा हुआ है, उसके डायरेक्ट दोनों नेबर्स जो हैं कार्बन, उनको हम ऑर्थो कहते हैं. जो ग्रुप लगा हुआ है उसके बिल्कुल सामने जो कार्बन है, उसको पैरा कहते हैं. और जो बाकी 2 पोजीशन बच गई हैं, यानी उसकी सामने वाली साइड पर, उनको मेटा कहते हैं. तो जो भी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, यूजुअली विद फ्यू एक्सेप्शन, वो उसको हम ओपी डायरेक्टर कहते हैं.
ओपी डायरेक्टर बेसिकली वो नए आने वाले ग्रुप को, नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली आर्थो और पैरा पे भेजता है। ओपी डायरेक्टर वो आर्थो पैरा, याद रखें 2 आर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा होती हैं, 1 पैरा होती है। तो बेसिकली जो आर्थो पे भेज रहा होता है वो एट द सेम टाइम पैरा के ऊपर भी भेज रहा होता है। यानी जो एक बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है तो उसकी 3 पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा होता है। कौन कौन सी? दोनों आर्थो को एक्टिवेट कर रहा होता है और सामने वाली पैरा। 3 ऑप्शन होते हैं नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि वो कहाँ बैठना चाहता है, किस पोजीशन पे लगना चाहता है। इट्स अप टू इट, तो वो उस पे जाके बैठ सकता है। अगर छोटा ग्रुप है तो वो तीनों पे लग जाएगा, बड़ा ग्रुप है तो वो फिर पैरा पे लगेगा, 7 वाली पोजीशन पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। 7 वाला जो पहले ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ रुकावट की वजह से, हिंड्रेंस की वजह से बेसिकली वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो अभी तक आपको क्या बात समझाई गई है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ हो ऑलरेडी तो वो आने वाले नए ग्रुप को अपनी मर्जी से बिठाएगा। बेंजीन रिंग अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अगर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो 3 जगह पे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तीनों पोजीशन क्या हैं? 2, 4, 6 भी बोलते हैं इनको, और उनका पुराना नाम आर्थो पैरा है। तो इन 3 पोजीशन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो ढूंढता इधर ही अट्रैक्ट होगा और इन्हीं पोजीशन पर आके बैठेगा। आर्थो पैरा डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक एक्सेप्शन भी है इसके अंदर, तो पहले हम देखते हैं कि वो हैं कौन से। नंबर 1 यहाँ पर देखें, ये ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है। अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम इसको जो है वो बोलते हैं फिनाइल एमाइन। ये बेसिकली ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है। NH2 जो ग्रुप है अगर पहले बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो और इसके बाद कुछ भी आप बेंजीन रिंग के ऊपर लगाना चाहती हैं उसका एच हटाकर, तो वो यहाँ और उसके सामने वाले कार्बन यहाँ पर आ सकता है, वरना नहीं। और ये सबसे अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। उसके बाद क्या है? देन एक्टिवेटिंग ग्रुप इज OH ग्रुप। देन द बेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप इज दिस वन। अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो तो ये भी आने वाले नए मेहमान को यहाँ या यहाँ इन 3 जगह पे बिठाएगा। इन तीनों पे भी बैठ सकता है, किसी एक पे भी बैठ सकता है। और आखिरी जो अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो सबसे आखिर में वो है मिथाइल ग्रुप, और उसको हमें थोड़ा यूं लिखना चाहिए, क्या अज़ाब है इसको, CH। कोई भी कार्बन लगा और साथ अगर H लगा हुआ है, CH अगर एक बॉन्ड भी है, देन इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन इट्स द लीस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। वैसे पूछा तो नहीं है उन्होंने कभी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अब ये देखें ये एक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को, खुशी खुशी दे सकता है। OH के ऊपर लोन पेयर है लेकिन ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को खुशी खुशी नहीं देता, लिहाजा लेस एक्टिवेटिंग है। खुशी से मुराद ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और बेंजीन रिंग के ऊपर को ये इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। इस इफ़ेक्ट को एक ख़ास नाम है इसका, इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों में से कोई एक नाम आप याद रखेंगे। ये एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है और अभी मैं फिलहाल पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊँगा आपको होपफुली कल। ये CH क्या करता है, यहाँ से एक CH का बॉन्ड तोड़ के बेंजीन रिंग की तरफ भेज देता है। ये जो लोन पेयर होते हैं ये बेंजीन रिंग के ऊपर सैर करके जब वापस आता है तो ये कहाँ कहाँ रास्ते में कहाँ रुकता है, कहाँ ये स्टे करता है, तो इन पोजीशन के ऊपर ये स्टे करता है।
ये लोन पेयर जब बेंजीन रिंग के जो कॉन्वॉय है, ये पाई बॉन्ड का कॉन्वॉय उसमें शामिल हो जाता है और ये रास्ते में स्टे करता है 3 पोजीशन के ऊपर। वो यही पोजीशन है ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा। और इसलिए इस दौरान अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसको मिल गया है और इसके रास्ते में आ गया है, इसको टकर गया है, तो वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो इसलिए ये 3 पोजीशंस ट्रिगर होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, एंड दिस ऑल आर सेड टू बी एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन ये कम एक्टिवेटिंग है। इन 2 की जो ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, इसके लिए आपको नो हीट, अगर इनका रिएक्शन करेंगे तो नो हीट एंड नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। आपको कोई इनमें से कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी बेंजीन को एक्टिवेट कर रहे हैं, लिहाजा इनके होते हुए कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, कोई हीट नहीं चाहिए, बस ये काफ़ी है रिएक्शन को करने के लिए। एक्टिवेट कर देंगे, बेंजीन रिंग रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशंस चाहिए। इट इज़ अ लीस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके लिए एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए। यहाँ पर आपको हीट भी करना है और अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो यस, वो भी आपने ऐड करना है। ये 3 ऐसे हैं जो ओपी डायरेक्टर हैं और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। एक और है जो कि डिफरेंट है तो वो ओपी डायरेक्टर, लेकिन वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, वो है हैलोजन। अगर कोई भी हैलोजन लगाओ बेंजीन रिंग के ऊपर तो ये भी आने वाले मेहमानों को ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पे बिठाता है, लेकिन ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं करता है। हाँ, यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ आल्सो ओपी ओरिएंटर और डायरेक्टर। ये आने वाले मेहमानों को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बिठाता ज़रूर है, लेकिन ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट नहीं करता। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है, इसमें जो मेजर इफेक्ट है वो रेजोनेंस इफेक्ट है। ये बॉन्ड नीचे जा रहे हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द रिंग की तरफ जा रहा है। और एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अनदर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के जरिए होता है। सिग्मा बॉन्ड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज यूँ खींचे जा रहे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं टुवर्ड्स दिस एटम। तो ये 2 इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस मीजोमेरिक इफेक्ट, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। मीजोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव आउटसाइड द बेंजीन रिंग। यानी बेसिकली ये दोनों इफेक्ट जो हैं वे ये रेसिप्रोकली काम कर रहे होते हैं। दोनों इकट्ठे चल भी रहे होते हैं, एक टाइम पे दोनों काम हो रहे होते हैं, दोनों का मोड डिफरेंट है। तो बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है बेंजीन रिंग से, और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं। तो जब ये दोनों का हम बैलेंस चेक करते हैं, तो अगर जीत गया मीजोमेरिक इफेक्ट तो बेंजीन एक्टिवेट हो जाता है, बेंजीन एक्टिवेटेड कहलाता है, वो आने वालों को ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है, ये विनर होता है, उसकी पावर ज़्यादा होती है, दैट इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल, तो उस वक्त बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है। तो उस वक्त सिनेरियो अपोजिट होता है और वो डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कहलाता है। आपको मोर ड्रास्टिक या मोर कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। अब देखते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं, और बेसिकली जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं और वो कहाँ पे भेजते आने वाले को। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड O लगाओ, C डबल बॉन्ड O किसी शक्ल में किसी सूरत में लगाओ, C डबल बॉन्ड O कीटोन की फॉर्म में लगा हो, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड की शक्ल में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, तो वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है।
दूसरा है नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो वो भी आने वाले रिंग को, बेंजीन रिंग को बेसिकली डीएक्टिवेट करता है। मेरी बुक के बेचारी का ना वो पीछे अभी पीछे तो मेरी अपनी कॉपी का ये हाल है तो मैं दूसरों को क्या कहूँगा। हाँ जी, सो दोबारा देख लें, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हो, ये एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो, कुछ भी यहाँ पे और चीज़ लगी हो तो बेसिकली ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा होता है। दूसरा देखें, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसको साइनाइड कहते हैं, वो लगा हो, तब भी ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेता है। थर्ड वन इज, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हो लाइक नाइट्रो ग्रुप है और इसके ऊपर एन लगा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर वाला एन यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैंने ऊपर दिखाया आपको। अगर लोन पेयर हो एन के ऊपर तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और अगर एन हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये तीनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और बेंजीन रिंग प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर सकता अंडर द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप, और उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, आई मीन इम्पॉर्टेंट कंडीशन चाहिए, आपको सीवियर कंडीशन चाहिए होती है। तो ये दैट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जो कि मेन एक्टिवेटिंग ग्रुप को ज़्यादा आपने एक्सप्लेन करना है, देखना है। मैंने एक हिस्ट्री स्टोरी बताई है आपको, इसका ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं थे पहले, क्योंकि ये डाटा बुकलेट में गिवन होता था कि कौन सा आने वाला कहाँ पर डायरेक्ट करेगा। अब डाटा बुकलेट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो अब आपको ये खुद से याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपको परेशानी ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिनोल। हम आगे पढ़ते हैं फिनोल की प्रॉपर्टीज के बारे में। यू नो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ, मैंने ऊपर लिखा भी है पहले, तो इसको हम फिनोल कहते हैं। बट एक और चीज मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, इट इज नॉट एन अल्कोहल। फिनोल अल्कोहल नहीं होता, जेल में रखें एक बात। लगता है ऐसे ही है, कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो प्रॉपर्टीज अल्कोहल देता है इससे डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, सारी नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रॉपर्टीज में फर्क है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट जरूर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बेसिकली जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर भी पाया जाता है, आपको अवेलेबल होता है। मेन चीज़ जो प्रॉपर्टीज में ये है, नंबर 1, इट इज soluble or partially soluble in water, partially soluble in water, पानी में थोड़ा हल होता है, completely हल नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एसिडिक कंपाउंड। ये बेसिकली एसिडिक कंपाउंड है एंड इट लिबरेट्स, लूजेस H positive ion in water, but it's a weak acid. But it's weak acid. ये weak acid होता है, लेकिन होता ये एसिड है। तो अगर वो पूछते हैं कि बताएं ये कैसे एसिड है, तो ये फिनोल, उसके ऊपर बेंजीन और OH ग्रुप, इसको पानी में ऐड करेंगे। आपने H2O लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहते हैं तो लिख दें, फिर आपको इक्वेशन यूं बैलेंस करनी पड़ेगी, H2O, और ये पानी को हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा, रिमेनिंग इसका आयन ये बन जाएगा, और वी आर हैविंग H3O पॉजिटिव आयन। इसका नाम है फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दैट शोज दैट दिस रिएक्शन इज नॉट fully irreversible, and this is a weak acid. इसमें जो चीज़ बनती है वो फुली स्टेबल नहीं है, वापस आ जाती है। तो ये कहानी है कि फिनोल एसिडिक होता है, अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, ये बहुत लीस्ट एसिडिक होता है वो। और जब भी आप फिनोल को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो
it will lose H positive ion, liberate करेगा H positive ion. That's why it is called an acid. Okay, the next thing is basically अगर हमारे पास इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हमारे पास अगर कोई फिनोल है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और किस वजह से होंगी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टी में मैं दोबारा लिख रहा हूँ फिनोल का स्ट्रक्चर. गौर से देखें तो इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक बेंजीन है और दूसरा OH ग्रुप है. तो एक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन इस OH ग्रुप की वजह से होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस बेंजीन रिंग की वजह से होती हैं. बेंजीन रिंग के मैंने 5 रिएक्शन पढ़ा दिए हैं आपको, वो पांचों के पांचों आपको आते हैं, आने चाहिए. और OH का मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ. ये भी आपने वैसे पहले OH बॉन्ड के रिएक्शन पढ़े हुए हैं. तो एक तो बहुत सिंपल है कि OH बॉन्ड इज एसिडिक बॉन्ड. मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप इसी कंपाउंड के साथ किसी बेस का रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन ये क्योंकि वीक एसिड है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. आप इसमें KOH डालेंगे तो रिएक्शन होगा. अगर आप इसमें कोई कार्बोनेट ऐड करेंगे Na2CO3, रिएक्शन नहीं होगा. ये बातें याद करने वाली हैं. अब अगर ये OH आप ऐड कर रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और अगेन बेसिकली नेगेटिव आयन बन जाएगा और उसके साथ पोटासियम लग जाएगा. तो ये पोटासियम फेनॉक्साइड, इस नाम के साथ अपने आयन हटा के पोटासियम लगा देना है, पोटासियम फेनॉक्साइड बन जाएगा. प्लस OH यहाँ से और H यहाँ से ये मिलके पानी बना देंगे. सो दैट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये रिएक्शन बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है और ये इसी OH बॉन्ड की वजह से हुआ है. द नेक्स्ट रिएक्शन इज जिसमें OH बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, दैट इज दिस वन. आपको एक तो फिनोल प्रॉपरली ड्रा करना आना चाहिए. अगर आप इसमें कोई मेटल ऐड करते हैं, कोई मोर रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तब भी यही OH पार्टिसिपेट करता है. सोडियम H को रिप्लेस करता है, सोडियम खुद जाके वहाँ बैठ जाएगा, अगेन साल्ट बन जाएगा जैसे पोटासियम के केस में बना था. तो दैट इज पोटासियम फिनॉक्साइड, इट इज सोडियम फिनॉक्साइड, बट दिस टाइम हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड and this time you will have to take 2 mole of phenol and 2 mole of sodium. What is the next reaction that is because of phenol OH group? तो वो एक है बेसिकली एस्टरिफिकेशन. लेकिन याद रखें फिनोल प्लस एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कभी भी एस्टर नहीं बनाते, कभी भी एस्टर नहीं बनाते. अगर आपने एस्टर बनाना है फिनोल से तो आपको यहाँ पर रिएजेंट थोड़ा बदलना पड़ेगा. और रिएजेंट आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? यू विल यूज़ इसाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, बट यू विल यूज़ इसाइल क्लोराइड. ये दो रिएजेंट आपस में मिलेंगे तो यस एस्टर बनेगा. मैं फिर आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, फिनोल और एसिड कभी भी एस्टर नहीं बनाते, एस्टर नहीं बन सकता यहाँ पर. और अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यस एस्टर बनेगा. यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से Cl रिमूव होगा और ये कार्बन जो है बेसिकली इस O के वाया O ये कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा. तो बेसिकली आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा OC डबल बॉन्ड O एंड CH3 ये बन जाएगा, प्लस HCl बनेगा. अब HCl आपने अगर यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट कह लें या जो रिएक्टेंट कह लें, वो रिएजेंट कह लें, NaOH यूज़ करते हैं. तो NaOH की वजह से ये रिएक्शन बेसिकली एक्टिवेट होता है. NH डालना ज़रूरी है. ये जो HCl बना है इट विल रिएक्ट विद NaOH एंड इट विल चेंज इटसेल्फ इनटू NaCl प्लस वाटर. तो फाइनली यहाँ पर लिख लें NaOH, उसे रिएक्ट करके ये फाइनली इन दो कंपाउंड्स में तब्दील हो जाता है. तो वाटर, NaCl और ये एस्टर बनता है जिसको फिनाइल इथेनोएट कहते हैं, इस वाले एस्टर को जो इस वक्त यहाँ आपसे नाम नहीं पूछेंगे. यही बस वो 4 रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन है सॉरी, जो OH ग्रुप की वजह से होती हैं. बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है. ये तीनों रिएक्शन आपने याद करने हैं.
इनको रिवाइज करना है। यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो प्लीज़ लेट मी नो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो। लास्ट वन, आखिरी वाला। ओके, देखें पहली तो बात यह है कि अगर हमारे पास फिनोल है और उसमें हम एसिड डाल रहे हैं, हम अल्कोहल और एसिड को अगर मिक्स करते हैं तो वो एस्टर बन जाता है। हमें याद है कि हम लेबॉर्ट्री में जब हम एमएससी में थे तो अगर हमें ये चेक करना होता था ना कि अल्कोहल है या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के ना उसको हाथ के ऊपर जो फिंगर के साथ उसको रब करते थे, फिर उसको सूंघते थे कि क्या उसमें खुशबू आ रही है। यानी सिर्फ हाथ से रब करने से उसको इतनी हीट मिल जाती थी कि वो आपस में रिएक्ट कर जाता था, और उसमें अगर खुशबू आ रही होती थी तो इसका मतलब ये है कि यह अल्कोहल है कोई ना कोई। लेकिन ये काम फिनोल नहीं करता। तो पहली बात तो ये है कि फिनोल और एसिड आपस में मिलके कभी भी एस्टर नहीं बनाएंगे। अगर आपने एस्टर बनाना है तो फिनोल के साथ सिर्फ यही कंपाउंड काम करेगा। इसका नाम यहाँ पर है ENOYL क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा। ये भी कब करेगा, आप इसमें NaOH डालना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मार्किंग स्कीम में NaOH नहीं लिखा होता तो कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। लेकिन अगर आपने ये कंपाउंड और फिनोल को मिक्स किया है तो एक ऑप्शन ये है कि OH ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा, और इसमें अगेन ये वाला OH बॉन्ड टूटेगा और इधर से CCl बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये कार्बन जैसे एस्टर के अंदर लिंकेज होती है, ये वाला एक नया बॉन्ड या नई लिंकेज एस्टर लिंकेज बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको उसी तरह ही सोचना है, ठीक है। सो अब H और Cl मिलेंगे, जो बाकी ये ग्रुप बचा हुआ है ये आके O के साथ लग जाएगा और एक एस्टर लिंकेज बन जाएगी। लेकिन ये काम होता NaOH की प्रेजेंस में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तब जाके ये एस्टरिफिकेशन होती है। तो अगर आपका यहाँ पर देखें तो HCl बना है, H यहाँ से Cl यहाँ से, क्योंकि NaOH पड़ा हुआ है आपके बीकर के अंदर, तो HCl एसिड है, ये अल्कली स्ट्रॉन्ग है, दोनों मिलके फौरन साल्ट और वाटर बना देंगे और हमारा आंसर फाइनली पानी, NaCl और एस्टर आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज, यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि यही रिएक्शन थोड़ा मैं यही सेम रिएक्शन है, और मैं उसको वाइट पेन के साथ लिखूं या किसी और पेन के साथ लिखूं, ग्रीन पेन के साथ लिखता हूँ। ओके 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 ओके, ये देखें अगर ये चीज़ है और इसमें आपने कंडीशंस बदल दी हैं तो आपका आंसर बदल जाएगा। दिस टाइम आई एम यूजिंग AlCl3 और मैं इसको हीट कर रहा हूँ। पहले इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, हीट करते हैं तो यहाँ से जो कंपाउंड बाहर निकल के आता है, बनता है बेसिकली, वो होता है CH3, पढ़ा चुका हूँ मैं पहले आपको, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव आयन, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल जन्म लेता है। फिर अगर आप ये वाला फिनोल और ये वाला ग्रुप आपस में आमने सामने आएंगे तो अब OH रिएक्ट नहीं करेगा, OH पॉजिटिव आयन से रिएक्ट नहीं करता, अब बेंजीन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब OH क्योंकि पहले मौजूद है तो या तो ये ऑर्थो पे आके लगेगा ये ग्रुप, ये वाला पूरा इलेक्ट्रोफाइल, या ये पैरा पोजीशन पे लगेगा। बेसिकली इन माय ओपिनियन, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, इट इज सेड टू बी आर नोन एज बल्की ग्रुप, तो बेसिकली ये जाके पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। इसको जरा आर्थो पे लगने पे प्रॉब्लम है, मसला है, ये नहीं लग सकता इन माय ओपिनियन। वैसे जनरली वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट मी चेक वंस अगेन, मेरे पास इधर नहीं है लिखा हुआ, मैंने शायद मेरी बुक में भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी बुक जो है पता नहीं कैसी प्रिंट करके उन्होंने मुझे दी थी, जो अलतम पलटम हुई पड़ी है। खैर, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं जहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है उसके सामने वाले जगह पे इस कार्बन को जोड़ूंगा, डबल बॉन्ड O और CH3 लगाऊंगा। अब ये कोई और चीज़ बन गई है, ये एस्टर नहीं बना है क्योंकि हमने कंडीशन चेंज कर दी है। AlCl3 इससे ये Cl तोड़ लेता है और इसको फौरन इमीडिएटली
बेसिकली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। NaOH क्या करता है यहाँ पे, NaOH बेसिकली इस OH का H तोड़ लेता है यहाँ से। NaOH पहले डालते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं तो H को छीन लेता है और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और रिएक्शन को ट्रिगर करता है, यहाँ से Cl निकल जाता है और बेसिकली ये एस्टर बन जाता है। तो रिएजेंट चेंज तो मैकेनिज्म चेंज तो प्रोडक्ट चेंज। तो बेसिकली जनरली आपके पास अगर आपने AlCl3 ऐड किया हुआ है, साथ मेंशन है, तो फिर ये कंपाउंड बनेगा। अगर आपने AlCl3 मेंशन नहीं किया हुआ, NaOH मेंशन किया हुआ है या कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये रिएक्शन आपने सोचना है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर फिनोल और इस कंपाउंड को मिक्स कर दिया जाए, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यही एस्टर बनेगा। आपने एस्टर बनाना है। और अगर यहाँ पर AlCl3 खसूसी मेंशन है, प्रॉपरली मेंशन है यहाँ पर, तो याद रखें बिकॉज ऑफ AlCl3 दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। ये कंपाउंड इट विल बी बॉर्न, जन्म लेगा ये वाला कंपाउंड, और वो कंपाउंड डिफरेंट होगा। AlCl4 बन जाएगा पहले शुरू में, फिर वो H ले लेगा यहाँ से। तो जनरली यहाँ पर हमारे पास HCl और AlCl3 वापस बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने कीनली याद करनी है। आई होप सो दैट इज़ नॉट रिटन इन एनी बुक। अब तो मुझे ये लग रहा है जो मेरे पास कॉपी है उसके अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ, तो शुक्र है मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मज़ीद में दोबारा इसको देख लूँगा, बैठ के रिव्यू करूँगा इसका। ठीक हो गया। अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। बेंजीन रिंग की और रिएक्शंस भी हैं, 2-1 रिएक्शन और हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनरली आपको आने चाहिए। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो। भेज दूंगा जनाब, जरूर भेज दूंगा। अब बेंजीन का तो देखें, आपको दोबारा ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ाई है, ये मैंने पहले आपको बेंजीन रिएक्शन में पढ़ाया हुआ ये चीज़। अब आपको वो बेंजीन के रिएक्शन इतने टाइट होने चाहिए, वो 4 रिएक्शन, कि जहाँ पर भी कोई भी फिनोल की प्रॉपर्टी हो या किसी फिनाइल एमाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं आप में, जहाँ बेंजीन रिंग लगा हुआ हो, आपको खुद ब खुद वो 4 रिएक्शन लिखने कंडीशंस आनी चाहिए। अब आपको मालूम हो गया है कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने वाले कौन से हैं और डीएक्टिवेट करने वाले कौन से हैं। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई और चीज़ वहाँ पे लगाने की, यानी कोई कैटलिस्ट ऐड करने की, कोई हीट करने की। सिंपल वो चीज़ें ऐड करेंगे और वो लगती जाएंगी। फर्दर मोर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कल, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी आई थिंक।